बैंक प्राइवेटाइजेशन यानी बैंकों का निजीकरण। सरकार कुछ सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाह रही है, मतलब निजीकरण, मतलब उसकी हिस्सेदारी बेच रही है। तो ये क्यों बेच रही है? क्या सारी सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगी? क्या कुछ होंगी? अगर होती भी है तो इसका आम जनता पे क्या फर्क पड़ेगा, और इसमें करने वाले कर्मचारी काम जो कर रहे हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज। तो चलते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र, स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की, कि सरकारी बैंक आखिर क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्या कारण है, क्या मुख्य इनके कारण है, किस वजह से हो रही है, ऐसी क्या परेशानी आ गई इन बैंकों को लेकर जो सरकार को इनको प्राइवेट करना पड़ा है, इनकी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी, इन बैंकों को बेचना पड़ रहा है। इनमें से 4 बैंकों के नाम सामने आए, उनमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है एंड इंडियन ओवरसीज बैंक है। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था तो जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने 2 बैंकों का नाम नहीं लिया था। उन्होंने बताया था कि इस वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेंगे, लेकिन हाल ही में मीटिंग हुई है फाइनेंस की और उसमें फिर 4 बैंकों के नाम सामने आए जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इनमें से 2 बैंक ऐसी हैं जो इस वित्त वर्ष यानी 21-22 में उनका निजीकरण हो जाएगा, मतलब उनकी हिस्सेदारी बेची जाएगी। सो ऐसी कौन सी 2 बैंक होंगी? आइए पहले एक एक करके चारों बैंकों के बारे में समझ लेते हैं, इनके डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी 2 बैंक होंगी। सो वीडियो को अंत तक छोड़े रहना। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी और इसकी स्वामित्व में जो 1969 है 1969 में इसका रजिस्टर हुआ था, यानी सरकार स्वामित्व में आई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी कुल एम्प्लॉय 50,000 है। उसकी कुल ब्रांचें 5,000 हैं। इंडिया के अलावा यानी भारत के अलावा भी अन्य 18 देशों में भी इसकी मौजूदगी है, मतलब वहाँ पे भी इनकी ब्रांचेस हैं। दिसंबर 2019 तक इनके कुल ग्राहक 9 करोड़ 48 लाख थे। वित्त वर्ष 2021 का जो दिसंबर का तिमाही क्वार्टर था, इसमें भी इन्होंने नेट प्रॉफिट 5 गुना दिया पिछले क्वार्टर से बढ़कर, यानी 541 करोड़ का। सो ये बात तो होगी बैंक ऑफ इंडिया की। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुई थी। 1969 में भी इसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी स्वामित्व में आई थी अन्य 13 बैंकों के साथ में 1969 में। कुल एम्प्लॉय इसमें 13,000 हैं और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके दिसंबर जो अभी दिसंबर तिमाही का इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 13.5% से बढ़कर 154 करोड़ था और इसमें 1.5 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं अभी। अगले बैंक इंडियन ओवरसीज की बात करते हैं, इसके भी आंकड़े देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में कुल एम्प्लॉय 26,000 हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और बैंक की कुल जो ब्रांचें हैं वो 3,219 हैं, जो 2020 तक की थी, है ना। और इसकी इन भारत के अलावा भी 6 अन्य देशों में यानी विदेशों में भी इनकी 6 और ब्रांचेस हैं। और इन्होंने जो तिमाही क्वार्टर है जो 2021 का, उसमें इन्होंने नेट लॉस यानी नुकसान करा 6,075 करोड़ का। जी हाँ। अब लास्ट बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके भी आंकड़े हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि कुल एम्प्लॉय 33,000 है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और ये इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी कुल ब्रांचें 4,659 हैं, यानी 4,659 ब्रांचेस हैं। इसका भी स्वामित्व में आना यानी रजिस्ट्रेशन 1969 में हुआ था। सरकारी बैंक को इसका सबका एक लगभग साथ में ही हुआ था। इसका जो दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था 6.5% से बढ़कर 165 करोड़ हुआ, यानी पिछले क्वार्टर से। सो इन्होंने प्रॉफिट बुक करा। अब ये हुई तो 4 बैंकों की बात जिनके मैंने आंकड़े आपके सामने बताए। लेकिन सरकार क्यों चाहती है इनको प्राइवेट करना, क्यों इनको निजीकरण करना चाहती है? सरकार का कहना है कि जो बैंकें हैं इनकी काफ़ी समय से एनपीए बढ़ रहा है, मतलब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जिन्होंने जो लोन दिए थे उनकी रिकवरी नहीं हो रही, वो पूरे रीपेमेंट नहीं हो रहा है। जिन्होंने जितने भी लोन बांटे आज तक उनके रीपेमेंट सही से नहीं आ रहा है, इसलिए हर साल ये सालाना घाटा
उठा रहे हैं, सारी बैंकें घाटे में आ रही हैं हर साल। अगर क्वार्टर में इनके रिजल्ट ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, लेकिन सालाना अगर इनका निकाला जाए नेट तो लॉस में ही निकलते हैं। तो सरकार का कहना है कि हर साल एक लॉस बुक कर रहे हैं, घाटा उठा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि अगर कोरोना महामारी के समय जो लोन आए हैं उनकी वजह से एनपीए बढ़ा, अगर उनको कैटेगराइज करा जाए, मतलब जिस बैंक का लोन है उसी बैंक में देखा जाए, तो एनपीए और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी इन पे इतना बर्डन आ जाएगा कि और ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे, और ज़्यादा इनकी बुक में लॉस शो करेंगे। तो सरकार का कहना है कि हम उन 2 बैंकों की हिस्सेदारी बेच के और जो पैसा आएगा उसको राजस्व के काम में लगाएंगे, जिससे सरकार की और चीज़ें बढ़ सकें, जिससे सरकार की इकोनॉमी में फ़ायदा हो सके। तो इन पे जो होने वाला हर साल खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, एक तो सरकार से, और दूसरा ये नुकसान बुक कर रहा है उससे बचा जाएगा। और इन्हें बेचने से जो पैसा आएगा सरकार उनको सरकारी काम में लगाएगी, जिससे उनको इकोनॉमी भी फ़ायदा मिल सके। सो अभी कुल देश में 12 सरकारी बैंकें हैं, उनमें से 4 बैंकों के मैंने अपने नाम बताए, जिसमें से 2 बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन 2021-22 में हो जाएगा। सो आपके हिसाब से 2 बैंक कौन सी हो सकती हैं? आपको क्या लगता है इन 4 बैंकों में से कौन से 2 वो नाम हो सकते हैं जो प्राइवेट होंगे इस साल? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।